कितनी मोटी है, उसकी लंबाई चौड़ाई एक्सटेंड कितना है, उसके लिए हमने जापान की मदद ली। तो जापान एड जाइका कहलाता है। उन्होंने आकर के कुछ तकरीबन 400 कुएं, एक लिखा हुआ है मेरे पास कितने स्क्वायर किलोमीटर, 400 स्क्वायर किलोमीटर या 800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और उन्होंने मोटाई और फिर वही मसला, इस कोयले में कार्बन की मिकदार कम है, ये किसी और काम नहीं आ सकता सिवाय बिजली बनाने के। तो जब ये डिपॉजिट का मालूम हो गया कि कितना है और क्या है, तो चाइना की एक कंपनी शिनहुआ वो पाकिस्तान आया और उससे नेगोशिएशन हुए। तो उन्होंने ये कहा कि देखें ये कोयला हम माइन भी करेंगे और इसकी माइनिंग आसान नहीं है। 400 से 600 फुट रेत है, आप चट्टाने हो तो गढ़ा करके आप नीचे जा सकते हैं, चट्टानों की दीवारें खड़ी रहती हैं। रेत में करेंगे तो रेत की दीवार तो ढह जाएगी, आप फिर वहीं के वहीं। तो अगर आप रेत काट रहे हैं और एक बड़ा गढ़ा बना रहे हैं कि हम इसके नीचे पहुंच जाएं, तो आपको वो स्टेबलाइज भी करना पड़ेगा, और इतना हार्ड कि उसी के ऊपर सड़क चलेगी, जैसे मौत का कुआं होता है, और वो उसके ऊपर ट्रक कोयला लेके चढ़ के ऊपर आएगा, फिर खाली बात। उनका ये सारा काम हम करेंगे, और चूंकि सिर्फ बिजली बनाने का काम आएगा तो हम बिजली का प्लांट भी वहीं लगा देंगे और इससे बिजली बनाएंगे और बिजली आपके ग्रिड में वापटा के हम ऐड कर देंगे। आप हमें इस बिजली की कीमत दीजिए। तो वो कीमत उन्होंने कहा 8 सेंट, 8 सेंट पर किलोवाट पर मिनट, 9 सेंट, चलिए 9 सेंट। तो हमारे मुज़ाकरातकारों ने कहा कि ये ज्यादा है, इन्होंने 4 सेंट ऑफर किया। इज दैट राइट? 4 सेंट इन्होंने ऑफर, तो शिन्हुआ ने कहा 4 सेंट बहुत कम है, इतने में नहीं हो पाएगा ये सारा काम। दोस्ती का जमाना था। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक तीसरी कंपनी बुलाते हैं, आर्बिट्रेटर, जो ये तय करे कि इसकी क्या कीमत मुनासिब है। तो इंग्लैंड की एक कंपनी आई, उसने सारा देख के उसने कहा 7 सेंट जो है वो इसकी राइट प्राइस है। और हमारे ब्यूरोक्रेट ये भी नहीं माने, उनका ये 7 सेंट भी ज्यादा है। वो शिन्हुआ चली गई और 2002 से ये थर का कोयला जूं का तुम। 2007 में जरदारी साहब सदर हो गए। ये सदर होते ही पहला दौरा चीन, और वहां जाके उन्होंने कहा वो शिन्हुआ कंपनी को बुलाओ, हम 7 सेंट पर तैयार हैं। वो जब चीनी हुकाम ने उनसे कांटेक्ट किया तो शिन्हुआ कंपनी उस वक्त तक प्राइवेट हो चुकी थी। उसने कहा साहब वो सरकारी का जमाना था, उस वक्त हो जाता, अब हमें ये 7 सेंट में भी वाला नहीं खाता। वो मिलने ही नहीं आए, हम फिर वापस आ गए वहीं का वहीं। ये जब सीपेक का मामला उठा तो उससे थोड़ा पहले चाइनीज दोबारा आए। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि हमसे पार्टनरशिप करें, एक कंपनी आपकी एक हमारी, और हम मिलके ये काम करते हैं, और फिर जो प्रॉफिट है उसमें कीमत का मसला ही नहीं है, जो भी कीमत होगी जो प्रॉफिट आएगा। तो हमारी एंग्लो यूरिया और चाइना की कंपनी, इनका प्रोजेक्ट है ये। चूंकि ये बहुत बड़े एरिया पर है, इसलिए उन्होंने उसमें 15-16 ब्लॉक बना दिए। तो ब्लॉक 1 में माइनिंग हो रही है, उस कोयले से बिजली का एक प्लांट चल रहा है, और उससे जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो हमारे ग्रिड में आ रही है। ब्लॉक 2 में अभी सिर्फ माइनिंग हो रही है, बिजली की पैदा हो रही है, फिर बाकी ये सारे। तो अगर ये सारे ब्लॉक हो जाएं, ये स्मूथली चलता रहे, आपके यहाँ सूरत हाल ऐसी रहे कि आप काम करते रहें, तो ये हमारी तवानाई की जरूरत में कारामद हो सकता है। इस वक्त मैं इसको कामयाबी की जामिन नहीं कह सकता, क्योंकि 17-18 साल तो हम जाया कर चुके, और अब जो हम काम कर रहे हैं ये स्लो रफ्तार है, और देखते हैं इससे कितना। थर का कोयला हो गया, कुदरती गैस हो गई, तो अब हम जरा पन बिजली को देख लेते हैं। ये भी तवानाई का एक जरिया है। पन बिजली सबसे आसान, सबसे सीधी, आपको कुछ नहीं करना, दरिया के रास्ते में एक रुकावट खड़ी कर देनी है ताकि पानी बजाय बहने के वहां ऊंचा होने लग जाए। जब वो ऊंचा हो जाता है तो आप दूसरी तरफ गिराते हैं, यहां टरबाइन लगी हुई है, वो चलने लगती है, बिजली प्रोड्यूस होती है। टोटल खर्चा इसमें सिर्फ डैम बनाने का, बाकी मेंटेनेंस है, आपने कुछ नहीं करना। इसकी बिजली सस्ती होती है। उस वक्त 10
10 पैसे की यूनिट। केईएससी और वापडा जो बिजली बनाते थे तेल से या कोयला फायर्ड प्लांट हमारे यहाँ नहीं था, तो इनकी 1.5-2 रुपए की बनती थी। तो जब मंगला और तरबेला बन गया तो 2000 मंगला से और 4000 तरबेला से 6000 मेगावाट हमें डैम से मिलता था, 10 पैसे वाला, और हमारी जरूरत थी 12-14 हजार, तो ये 6-8 हजार जो है ये तेल से बनता था। तो मिला के कीमत जो है एवरेज 1.5 रुपए यूनिट, जो हमने बरस एंजॉय की, और लोड शेडिंग का नाम भी कोई नहीं जानता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 बड़े वाकयात। पहला वाकया तो ये कि 1970-75 में मंगला तो 1964 में बन गया था, 1976 में तरबेला बन गया। उस वक्त हमारी आबादी 4 करोड़ 5 करोड़, और वो बढ़ते 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 25 करोड़। तो अब वो बिजली आपको कहां से पूरी पड़ेगी। और दूसरी गलती, जब आपने मंगला बनाया एंड वेरी सक्सेसफुल, और तरबेला बनाया जो अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा अर्दन डैम था, इतना बड़ा डैम था कि कोई कंपनी इसका ठेका अकेले नहीं ले सकती थी। 4 कंपनियों ने मिलकर इसका ठेका लिया, बरतानवी, इटली, अमेरिकन और जर्मन। एक की एक्सपर्टीज थी कि हम इतना सारा अर्थ मटेरियल ढो के काट के कहां से लाएंगे इस डैम को भरने के लिए। दूसरी की कुछ और क्या, 4 ज्वाइंट वेंचर ने इस तरबेला को बनाया, और ये तरबेला आज तक काम कर रहा है। लोगों का ख्याल था इसमें सिल्टिंग हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, बिजली कम बनाएगा। हुई है सिल्टिंग, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक गेट और बना देते हैं और पानी उससे गिराते हैं, एक टरबाइन और लग जाती है। जो पानी के लेवल की कमी है वो टरबाइन की अफरात से बिजली उतनी की उतनी हमें मिल रही है। हमारी बिजली इस वक्त 4800 है, कम नहीं हुई है। तो 4000 थी, हमने उसको बढ़ाया है बावजूद तमाम से। जब इतनी कामयाब स्टोरी थी 2 डैम, तो हमें तीसरा बनाना था ना। वो कौन सा था और क्यों नहीं बना, मैं उस बहस में नहीं जाता, वरना घंटा पूरा हो जाएगा। आप खूब जानते हैं कि कालाबाग क्यों नहीं बना। तो मैं ये कहता हूं कि पनबिजली और डैम्स ये हमारी ग्रेट सक्सेस स्टोरी है, लेकिन कालाबाग डैम ना बना के हमने इस पर पानी फेर दिया। अपनी कामयाबी पर हम खुद खुश नहीं हो सकते, एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दे सकते कि देखो कैसे अजीम डैम हमने बनाए, और 40-50 बरस इसने हमें सस्ती बिजली दी। लेकिन अब हम महंगी बिजली में भी हैं, लोड शेडिंग में भी हैं, और हमें आगे भी नजर नहीं आता क्या होगा, क्योंकि ये 40 जो प्राइवेट बिजली घर हैं ये नासूर हैं, ये आपका खून चूसते रहेंगे। कितनी भी हम बिजली बना लें, जब तक आप इनसे छुटकारा, आपको पता है ये 40 बिजली घर किसके हैं? सारे वो लोग हैं जो हर हुकूमत में होते हैं। अगर एक हुकूमत में होते तो जब हटते तो हम उनका बिजली घर बंद कर देते। वो हर हुकूमत में होते, कभी नहीं बंद किया जा सकता। जो बिजली का वजीर है उसके भी 2 प्लांट। ये हमारा पन बिजली, जिसको जब जी चाहे पलड़ा इधर झुका दीजिए कि बड़े कामयाब प्रोजेक्ट, जब जी चाहे पलड़ा इधर झुका दीजिए कि यार हम तो नाकाम हो गए। तवानाई के मैंने 3 जरा है, कुदरती गैस, कोयला और पन बिजली। तेल का मैंने नाम नहीं लिया। तो तेल की कहानी जो है वो भी जरा सी डामाडोल। कभी हमें लगता है कि यार हमारे जियोलॉजिस्ट बड़े अच्छे हैं, हम ड्रिलिंग करते हैं, 3 में से 1 कुआं कामयाब होता है। फिर उसके बाद मोर की नजर पांव पे पड़ती है तो उदास हो जाता है कि ये 200 कुओं से गैस तेल प्रोड्यूस करके हम सिर्फ अपनी जरूरत का 15% पैदा करते हैं, 85% हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिकन डॉलर में। तो हम इसको कामयाब कैसे कहें, लेकिन नाकाम भी नहीं कह सकते। 1915 में पहला कुआं खौड़ कोटवार में कामयाब। तकसीम हिंद से पहले हमारे पास 3-4 कुएं फील्ड्स काम कर रही थी। बनने के फौरन बाद भी हमें डिस्कवरीज मिलती रही। गैस की तो एक बड़ी डिस्कवरी मिल गई और फिर छोटी छोटी हमने ऐड की, तो हम गैस में बिल्कुल कामयाब। तेल में बड़ी डिस्कवरी हमें कभी नहीं मिली,
ये जितनी है सब छोटी हैं, जब इन सबको जोड़ो तो 15%, 85 तो हमारे ऊपर बोझ। तो मैंने अपने 3 दोस्तों से ये सवाल पूछा कि यार जब हमें जगह जगह इतनी छोटी छोटी फील्ड मिलती हैं तो हमें एक बड़ी फील्ड क्यों नहीं मिलती। तो मुझे 3 जवाबात मिले। एक साहब ने कहा कि भाई बात यह है कि हमारे पास सरमाए की कमी है, हमारा एरिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है रकबे के एतबार से, और इसके रकबे का 85% ऐसा इलाका है जहां पेट्रोलियम मिलना चाहिए, सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स की थिकनेस भी 25,000 फुट, यहां ना मिले यहां ना मिले या कहीं तो मिले। यही वजह है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज हमेशा आती रही। सुई की डिस्कवरी के बाद तो एक खलबली मच गई कि ये कौन सा मुल्क है, हमने तो उसका नाम ही नहीं सुना, और यहां दुनिया का सबसे बड़ा गैस का जखीरा जाना चाहिए। एक एक कंपनी आई है, उसने 5-5, 7-7 वेल किए, सारे वेल खुश्क या कम से कम तेल नहीं, गैस मिलती रही, उसको बंद करते रहे कि गैस क्या करेंगे। ये वो वक्त था जब गैस का कोई इस्तेमाल नहीं था, सुई हमने इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान में इस वक्त 1,10,000 किलोमीटर पाइपलाइनें जमीन के नीचे बिछी हुई हैं जो पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई करती हैं। इतना बड़ा जाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, क्योंकि उनके पास कोयला भी है, तेल भी है, गैस इज ए सप्लीमेंट्री, हमारे पास सिर्फ गैस। तो हमने गैस का इस्तेमाल, और इस गैस के इस्तेमाल में जो हमारी महारत है किसी भी और से ज्यादा है। तो गैस मिलती रही लेकिन तेल नहीं मिला। वो एक दौर था सुई के बाद का, एक जज्बाती दौर के, एक नया मुल्क, एक नया, लेकिन उसके बाद भी कंपनियां आती रहीं, करती रहीं। तो हमारे पास सरमाया इतना नहीं है कि हम इतने बड़े रकबे में इतने कुएं बैकवत खोदें, यहां भी वहां भी, तो कहीं बड़ा डिपॉजिट मिल जाएगा और कहीं छोटे मिलेंगे। हम 2-2, 3-3 करते रहते हैं। हमारे दूसरे दोस्त ने एक टेक्निकल वजह बताई। उनका बात यह है कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स में यकीनन ऑर्गेनिक मैटर रहा होगा, जानदार नबातात, गले सड़े होंगे, तेल बना होगा, लेकिन बनने के बाद चूंकि वो हल्का होता है पानी से भी, तो वो ऊपर आता जाता है, और ऊपर जब तक कोई ऐसी चट्टान न हो जो उसका रास्ता रोक ले तो वो सतह पे आके जाया हो जाता है। तो हमारे तेल के जो ज़खायर थे वो जाया हो चुके हैं। अब जो हमें चट्टानें या स्ट्रक्चर नजर आता है वो बाद में बने जब ये जाया हो चुका था। अब जो बचा खुचा इधर उधर छोटी मोटी फील्ड हुए। तीसरे दोस्त ने तीसरी वजह बताई जो सुन के कुछ लोग नाराज भी होंगे जो इस काम में दखील हैं। उसने कहा साहब पाकिस्तान की 2 कौमी कंपनियां हैं तेल की, एक पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और एक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बाकी प्राइवेट कंपनियां, फॉरेन कंपनियां ये आती हैं थोड़े से वक्त के लिए, ये एक नए एरिया में एक्सप्लोरेशन करती हैं और एक बड़ी फील्ड की तलाश में जाती हैं। अब कामयाब हो चाहे नाकामयाब, और वो ये देखते हैं 3-4 साल यहां रह के कि हमें यहां ठहरना है या हम यहां से चले जाएं, कोई ऐसी खास बड़ी चीज नहीं है। ये जो 2 हमारी कौमी कंपनियां हैं ये नए इलाके में नहीं जाती, ये रिस्क नहीं लेना चाहती। जहां तेल दरियाफ्त है उसी के आसपास थोड़े थोड़े फासले पर ड्रिलिंग करके एक छोटा मोटा डिपॉजिट निकाल देती हैं कि लीजिए साहब ये हमारी। तो इसलिए बड़ी फील्ड हमें अब तक नहीं मिली है। तो ये असेसमेंट तेल के बारे में मेरा आपके सामने है, आप खुद फैसला करें कि ये तेल हमारी तरक्की में जामिन साबित हुआ या जामिन न भी हुआ तो मुआविन साबित हुआ, या ये हमारे पांव की बेड़ी है कि 85% तेल 4 लाख बैरल रोजाना, और बैरल अगर $100 का है तो 4 लाख को 100 से ज़रब कर दो, पता नहीं कितने अरब डॉलर एवरी डे यू नीड फॉर 365 डेज। तो ये तो हमारी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है अगर हम तेल दरियाफ्त मजीद नहीं करते। अब 2 मादनियात का मैं और जिक्र करूंगा। देखिएगा मैंने उसमें टाइम लगाया हुआ था, कितने मिनट आ गया? 2 ज़खायर और। पहला जवाहरात, हमारे आम आदमी की दिलचस्पी सोना चांदी के बाद जवाहरात।
और हमारे यहाँ हैं, पता नहीं कितनों को मालूम है कितनों को नहीं, लेकिन सवात का जमरुद एमेरल्ड और हुंजा का रूबी याकूत, ये दो हमारे वेल डिफाइंड असेस्ड जेम स्टोन्स हैं। और ये दोनों कीमती जेम स्टोन हैं, क्योंकि चार हैं डायमंड, एमेरल्ड, रूबी एंड सफायर, जो प्रेशस स्टोन कहलाते हैं, जिनकी ऊंची कीमत लगती है। उसके बाद वाले जो हैं सेमी प्रेशस। तो इन चार में से दो हमारे यहाँ हैं, एमेरल्ड और रूबी। और इसके बाद हमारे पास है मर्दान का टोपाज, ये सेमी प्रेशस है, ये आमतौर पर व्हाइट या येलो होता है। हमारा टोपाज जो है वो पिंक है, तो इसकी थोड़ी ज्यादा कीमत मिलती है। और टोपाज के अलावा एक्वामरीन और एगेट, 4-5 और। अब मुझे नहीं मालूम किसी ने असेस किया कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, या इसकी टोटल वर्थ कितनी है, या हम कितने साल तक इसको किस रफ्तार से, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान में 5000 कंपनियां जवाहरात के काम में लगी हुई है। वो माइन करती हैं, तराशती हैं, मार्केटिंग करती हैं, वो जो कुछ भी करती हैं। 5000 कंपनियां ज्वेलरी के काम में, जेम्स के काम में लगी हुई है। तो फिर ये कोई छोटी चीज तो नहीं हो सकती है। हुकूमत की इसमें दिलचस्पी रही है। उन्होंने एक जेम स्टोन कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बनाई कि जिसने बड़े डिपॉजिट जो थे उनमें से किसी को साइंटिफिक माइनिंग की कोशिश की। मुझे नहीं मालूम उसका स्टेटस क्या है, खासी पुरानी बात है। लेकिन छोटी छोटी माइंस हर इलाके में, सवात में, चित्राल में, या जिसे हम कोहिस्तान कहते हैं, या नॉर्दर्न एरियाज, हो सकता है केपी में भी ये माइंस काम कर रही हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कबायली सरदार हैं, या MNA MPA हैं, या वही आदमी सरदार भी है, MPA भी है। वो अपने इलाके का मालिक है, जैसे मर्जी डायनामाइट लगाओ, उड़ाओ, इसमें से जेम निकले, जिस कीमत को बिकता है बेचो, इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाते, मिडिल मैन को बेच दो, पैसा तो लाओ। ये हमारे यहाँ जेम के साथ हो रहा है। अभी हाल में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई और कुछ रूल पास किए कि जेम वाले कोशिश करें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की, जो सर्टिफाई करे कि आपका ये जो जेम है नेचुरल है और फला जगह से निकला है और इसका ये वजन है जो हम सर्टिफाई करते हैं। उनका जब इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होगा तो आप मार्केट में बायर तक पहुंच सकेंगे। तो मिडिल मैन से आपको वो पैसे नहीं मिल सकते जो बायर। ये एक डेवलपमेंट है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो जवाहरात में हमारी कुछ ना कुछ नाकामी होगी, लेकिन ओवरऑल हमारे लिए ये खजाना है जो हमें आमदनी ला रहा है। इसके साथ साथ खास तौर से अफगानिस्तान से जब लोग निकले तो खुशहाल लोगों ने अपने जवाहरात जो है वो बेचे। उसकी मार्केट पेशावर और कराची है। तो हमारे यहाँ अपना जेम स्टोन और जेम स्टोन की एक मार्केट ईरान और अफगानिस्तान वगैरह से आने वालों की। तो इस तरह ये हमारी इकोनॉमी में इसका एक हिस्सा हो गया। ये सनती तरक्की तो नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इकोनॉमी में मदद दे सकता है। आखिरी जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, इसका नाम हमने नहीं सुना था, और हमने क्या, पूरी दुनिया ने नहीं सुना था। 10-20 बरस पहले कोई नहीं जानता था इसको। अचानक हमें मालूम हुआ कि जी ये भी कोई मिनरल है, रेयर अर्थ मिनरल्स, और ये ऐसे कारामद हैं कि जिसके पास हो वही कामरान, जिसके पास ना हो वो जूतियां चटखाता फिर। भाई ये रेयर अर्थ है क्या? ये 17 धातें हैं जो इंतहाई नायाब, ये 17 धातों का ग्रुप कहलाता है रेयर अर्थ। इनके अपने बड़े टेढ़े टेढ़े नाम है, लेंथेनियम से शुरू होकर इटीरियम तक। तो ये बहुत ही रेयर चट्टानों में बड़ी कम मिकदार में पाए जाते हैं। दुनिया भर में ये सिर्फ 10 मुल्कों में है। नंबर 1 चाइना, जिसके पास वर्ल्ड का 40% रेयर अर्थ रिसोर्सेस। बाकी 9 मुल्कों के पास बाकी 40%। उसमें अमेरिका भी है, इंडिया भी है, ब्राजील है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है। उसके बाद 20 मुल्क आते हैं जिनके पास 1-1, 2-2%। हम उसमें शामिल हैं। अमेरिका के पास 2.5% रेयर अर्थ और चाइना के पास 40%। अब आप ट्रंप साहब की ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाएंगे।
हमला करेगा। देखिए, जो भी उसको पागल समझता है वो होगा पागल, मगर दीवाना बकारे खेश होशियार, इतनी फारसी सब जानते हैं। दीवाना अपने काम में होशियार। कुछ देर तो ट्रम्प के जहन में हमेशा चाइना है। जब ये जंग शुरू हुई तो किसी ने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन मैंने कहा देखो, ईरान से पहले वेनेजुला, जिसके तेल पर ट्रम्प साहब ने कब्जा कर लिया, और वेनेजुला के बाद ईरान, इस पर भी वो तेल के कब्जे के लिए आए। ये दोनों चाइना के सप्लायर हैं, और चाइना की मुश्किल ये है कि उसके पास सिर्फ 25% तेल अपनी जरूरत का है, 75% वो इंपोर्ट करता है, और उसका 75% कितना बड़ा वॉल्यूम है, 1,10,00,000 बैरल एवरी डे। कौन उसको 1,10,00,000 बैरल देगा? 5 मुल्कों से वो लेता है, वेनेजुला, ईरान, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया, 5 मुल्कों से। वेनेजुला पर कब्जा कर लिया, ईरान पर कब्जा करने आए थे, कामयाब हुए या नाकामयाब आए। रूस का उन्होंने सैंक्शन लगाया हुआ है, कोई उसका तेल नहीं उठाएगा। भाई, रूस तो आपका दबेल नहीं है, लेकिन रूस जिन शिपिंग कंपनियों को इस्तेमाल करता है उसको ट्रम्प साहब ने ब्लैकमेल किया, तुम अगर रूस का तेल उठाओगे हमारी तरफ से तुम ब्लैक लिस्ट है, तो उसका तेल नहीं उठाते। वहां आपने वो पाबंदी लगाई। इंडोनेशिया से इन्होंने क्या किया कि जो 30 मुल्क इनके बोर्ड ऑफ पीस पर हैं, उसमें इंडोनेशिया को शामिल किया और पाबंद किया कि तुम 8,000 फौजी भेजो हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए। 30 में से 29 ममालिक ने इनकार कर दिया कि हम फौज नहीं भेजेंगे, जो कहिए हम करने को तैयार। पाकिस्तान ने भी नहीं भेजा। इंडोनेशिया ने कमिट कर लिया इस शर्त पर कि मेरा चीन की सप्लाई जारी रहे। तो उन्होंने हर मुल्क को काबू किया तेल के लिए। आपके ख्याल में अगर रिजीम चेंज और ये सब इंपॉर्टेंट है तो होगा। ईरानियों से उनकी बड़ी हमदर्दी है, आजाद कराना चाहते हैं, कराते होंगे। रेयर अर्थ में उन्होंने देखा कि चाइना के पास 40%, मेरे पास 2.5%, और इसकी खुसूसियत यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको हर जगह चाहिए। तो लोहे को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लेते हैं, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेट है। इन धातुओं की खुसूसियत यह है कि एक बार मैग्नेटाइज कर दें तो ये परमानेंट मैग्नेट है। तो जनाब, क्या चिप्स और क्या कंप्यूटर, क्या एआई, क्या एरोस्पेस, क्या सोलर पैनल, हर जगह इनकी जरूरत है। तो ट्रम्प साहब ने यह सोचा कि हमारे पास तो सिर्फ 2.5% है, जरा ऐसे मुल्कों को जिनकी गर्दन दबोची जा सकती है उनको पता करो कि किसके पास क्या है। यूक्रेन के पास 5%। तो उन्होंने पता है यूक्रेन से क्या मुआदा किया? उनका जितनी हमने इमदाद दी है इसके बदले आपने ये रेयर अर्थ हमें सप्लाई करना है। चीन को एक रत्ती नहीं जाना चाहिए, और ये आप सारे का सारा हमारा सप्लाई करें। ये उस इमदाद से कंपनसेट, इस मादे पर दस्तखत हो चुके। दूसरा, ग्रीनलैंड, उन्होंने कहा इसका सौदा करते हैं नॉर्वे से, इसके पास रेयर अर्थ है, ये यूएसए की प्रॉपर्टी। नहीं हुए कामयाब, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तीसरा, पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना तुम्हारे पास पैसा है, तुम रेयर अर्थ कहां से निकालोगे? ऐसा तो बहुत है, वो जेबों में है, पाकिस्तान के पास नहीं है। और जिसकी जेब में है वो सिवाय प्रॉपर्टी के किसी चीज में नहीं लगाएगा। कहेंगे आओ पाकिस्तान की तरक्की में लगाओ पैसा, यहां कभी नहीं लगाएगा। तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट ये है। अच्छा, तो अब अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ी अच्छी ऑफर दी। उसने कहा देखो, तुम एक रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाओ, $500 मिलियन हम इमदाद देते हैं, और इस रिसर्च फंड से तुम रेयर अर्थ का पता करो कहां कहां क्या है, और जहां का मालूम है वहां से एक्सट्रैक्ट करो और हमें सप्लाई करो। ये $500 मिलियन एडवांस पेमेंट है। तो अब पाकिस्तान में कौन इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सकता है? एक ही इदारा है, आप लोग जानते हैं। अब उस इदारे की वजह से हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो बंद हो गया कि फिर कहां माइन हो रहा है। मैंने ये किया कि मैंने कहा जरा किताबें खंगालो कि रेयर अर्थ किन चट्टानों में मिलता है,
और वो चट्टानें पाकिस्तान में कहाँ हैं, तो हम लोकेशन पकड़ लेंगे। तो पता चला कि बड़ी रेयर किस्म के चट्टानें, कार्बोनिटाइट, नेफ्रीन, साइनाइट, ये हमारे कोहिस्तान के इलाके में है, चित्राल कोहिस्तान। दूसरा, किताबों ने बताया कि जो ये रेत होती है साहिल की, ये रेयर अर्थ किसी भी चट्टान में हो, वो बारिश, पानी, हवा, इससे बह बहा के आते हैं, और चूंकि ये भारी होते हैं तो ये बीच के ऊपर रुक जाते हैं, और इस सैंड को अगर छानो तो इसमें से मिल जाए, तो वो हमारी मकरान को सैंड। तो अब दोनों में से कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, हम नहीं जानते। मगर गूगल की खबर ये है 2025 में एक शिपमेंट कॉपर के नाम से यूएसए गई है, जिसमें रेयर अर्थ शामिल है। बस इतनी तक मेरी मालूमात है। कोशिश मैंने यही की है कि ये जो भी मिसालें हैं, इससे आप खुद असेस करें कि हमारे मादनियात का रोल क्या रहा। बहुत शुक्रिया। बहुत मजे